एक नया कंपोजिशन मिल गया हम लोगों को, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे क्या है कि हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, तो द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वो सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O2 क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, दो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, कार्बन साथ में O2 क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट है। और जो नया सबस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है, जो नया सबस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल द न्यू सबस्टेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो नया सबस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे कि यहाँ पे CO2 मिला था हम लोगों को, ये हम लोगों के पास प्रोडक्ट था, और यहाँ पे H2O मिला था, ये हमारे पास प्रोडक्ट था। ठीक है, अब देखिए, अब एक नया पॉइंट है हमारे पास कि नया पॉइंट ये है हमारे पास कि द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो ये रिएक्टेंट है, जो ये रिएक्टेंट है, जो ये मतलब प्रोडक्ट है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज असलियत में होती क्या और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी को पता है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी चीज जो है एक बार होने के बाद दोबारा चेंज हो जाए, और एक बार केमिकल दोबारा, ठीक मतलब है, किसी चीज को हमने करा और उसके बाद हम उसकी एक्चुअल पोजीशन में दोबारा ला सके। और जैसे केमिकल तो अगर अगर हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो दोज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल 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 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि किसी की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, किसी की रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो वो सब चीजें क्या हैं, तो वो सब चीजें केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाए, वो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट बीइंग अ चेंजिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, मतलब उसके अंदर कोई केमिकल चेंज ना हो। ठीक है, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं नहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, और फिजिकल और यस सर। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, मतलब बताते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब हम लोग देख करके बता देते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रही है, और देख के बता देते हैं। जैसे कि अब केमिकल प्रॉपर्टीज को दूसरे टर्म में ये भी कहा जा सकता है, इन विच द बॉन्डिंग बिटवीन टू एलिमेंट ब्रेक डाउन। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल जो ले रहे थे, ये कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोला जा सकता है। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? सर। ठीक है, चलिए आगे। तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, और फिर हाँ सॉरी, फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी और होल्ड ऑलवेज इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी हमेशा फॉलो करेगा, ओबे करेगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या ओबे करेगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी। अब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो जो चीज हम लोगों ने रिएक्टेंट में दी थी, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रिएक्टेंट में क्या दिया था, हम लोगों के पास ये था H2 + O2, और साथ में हमें लोगों को मिला था H2O। तो इसका जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो 2 ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को याद है, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को पता है क्या होता है? जी सर। पता है ना क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? व्हाट इज एटॉमिक मास? आइटम्स का। देखिए मैं एक बार ये बात क्लियर करता हूँ चलता सर हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, तो हो सकता है आपका, जिनको आवाज नहीं आ रही उनका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर होता क्या एक्चुअली में? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, इतनी बात एटॉमिक नंबर क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अगर अगर जैसे कि देखो, एक बात यहाँ पे और जरूरी है कि अक्सर एंट्रेंस के पेपर क्वेश्चन में ये बात देखी गई है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वहां पे कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। मैं आपको क्लियर क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो एटम होता है ना, वो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। आप लोग भी ये बात मानते हो कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एन एटम, ठीक है। अगर कोई किसी ऑक्सीजन एटम की बात करूं, तो ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब दूसरी चीज है एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और आ जाती है, अगर वो एटम नहीं हुआ, अगर वो क्या नहीं हुआ, एटम नहीं हुआ, तो क्या होगा? आयन होगा। अब ये आयन दो तरीके, आयन कभी न्यूट्रल नहीं होता। आयन या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है। आयन क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? निगेटिव चार्ज हो सकता है। इस पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं एनाइन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जहां पे आयन की बात होगी, वहां पे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर किससे आइडेंटिफाई किया जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन से सिर्फ सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से किया जाएगा। लेकिन अगर एटम की बात होगी तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इस वजह से हम लोग एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब चलिए हम लोग वहां पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि किस तरीके से लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे किया जाता है, फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पास H2 था, ठीक है, और साथ में O2 था, ठीक है। और क्या बन रहा था हमारे पास? 2H2O बन रहा था। तो हमारे पास ये 2 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया एटॉमिक मास? 2 हो गया। एक का कितना होता है? 1 होता है। तो 2 का कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया, ठीक है। तो H2O 18 ग्राम। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला का सम वो राइट हैंड वाइट साइड वाले के सम के बराबर होगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हमेशा किसको फॉलो करती है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है। अभी ठीक है, और एक बात ये अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बैलेंसिंग आगे चल के पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, ठीक है। ओके सर। हाँ, बैलेंसिंग अभी आगे वाले टॉपिक में उसमें पढ़ेंगे, तो अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसको फॉलो करती है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन। अगर जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर ओबेड बाय केमिकल रिएक्शन, ए ऑप्शन है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी ऑप्शन है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी आंसर है बोथ ऑफ दीज, और डी आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन द होल प्रोसेस कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया भी कि इस प्रोसेस में जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रही है, उस कंडीशन में ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है?
रिएक्टेंट है। जो एलिमेंट, जो मैटर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन रहा होगा उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कि ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये वाली केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है? बैलेंस है। बैलेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो फिर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, in which the water and carbon dioxide are reactant and carbonic acid is called is कार्बोनिक एसिड। वहां पे क्या होगा? कार्बोनिक एसिड आप लोगों को पता नहीं पता? नो सर। कार्बोनिक एसिड नहीं पता, ठीक है। एसिड बताइए बताइए, कोई बोल रहा है? सर बता दीजिए एक बार। CH3COOH। नहीं, CH3 CH3CO CH क्या बोल रहे हो? नहीं बोली, सब नहीं है। ठीक है, तो क्या किसका रिएक्शन हो रहा है? H2O का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? CO2 के साथ। ठीक है ना, यही तो बोला था कि वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड होता है वो होता है H2CO3। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे H2O और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे होंगे? एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं। और जो नया प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है, नया सबस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है, वो उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इस कंडीशन में, बताइए? अगर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहली बात तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है बताइए? सर HCl। HCl, ठीक है। HCl का रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? NaOH के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? NaCl प्लस सर H2O। NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O, ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये वाली पार्ट, इस वाली केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक केमिकल रिएक्शन और बोलते हैं। देखिए HCl क्या है? HCl एसिड है, ये मेरे पास बेस है, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में क्या हो जा रहे हैं? न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। और इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये जो क्वेश्चन था, मेरा ये जो एग्जांपल था, वो ये समझाने के लिए था कि यहाँ पे HCl और यहाँ पे NaOH कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट बना है वो कैसा एक्ट कर रहा है? जो नया सबस्टेंस बना है वो प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए आगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। की असलियत में हमें पता कैसे चलता है कि हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो ही रही है हर वक्त, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है सच में? तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एनसीईआरटी में 4 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है ये बताने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्टेट हियर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं? सर 3 होते हैं। अब हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, वैसे होते 5 है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्लास 9th में 3 पढ़े हैं। 3 कौन कौन से पढ़े हैं? सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर उसका क्या चेंज हो जा रहा है? उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। सपोज वो पहले गैस था और प्रोडक्ट बनने के बाद, मतलब एक नया सबस्टेंस बनने के बाद वो गैस बन गया, तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रफ कर दूं नहीं सब? वैसे आपको ये पीडीएफ, आपको ये वाला वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, तो अगर आप लोगों को समझना है तो आप ये साइड वाला लिख सकते हैं, वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये H2O था, ये गैसियस स्टेट में था। ये O2 था, ये किस स्टेट में था? ये गैसियस स्टेट में था।
लेकिन जो बन रहा है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चेंज ऑफ स्टेट वाली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है कि चेंज इन कलर की बात करेंगे हम लोग, कि चेंज इन कलर कैसे हो रहा है। तो जैसे कि आयरन नेल, एक हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया था, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा था, ब्लूइश इन कलर था, ब्लूइश मतलब स्काई ब्लू इन कलर था। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया था, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है, जब Fe जो है कॉपर सल्फेट कलर में था, तो इस वक्त रिएक्शन, इस वक्त जो कलर था वो कैसा था, ब्लू इन कलर था, Sky blue. हाँ ब्लू इन कलर था। ठीक है, इस पे ब्लू इन कलर था। लेकिन जब ये रिएक्शन हुई और ये क्या बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर निकल गया, तो इस रिएक्शन, इसके बाद ये जो कलर था वो कैसा हो गया था, ग्रीन इन कलर हो गया था। ठीक है, तो अच्छा कोई मुझे बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ रिएक्शन। हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि चेंज इन कलर। ठीक है, अब थर्ड बात है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें हम लोग, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करें, वाटर के साथ रिएक्शन करें, तो वहां पे क्या रिलीज होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, और एक आवाज, एक पॉप साउंड भी रिलीज होता है बहुत तेज तेज। ठीक है, पॉप साउंड यार। ठीक है, ठीक है, Yes. यहाँ पे सर यहाँ पे Fe3 नहीं होगा, हाँ Fe3 नहीं होगा यहाँ पे, कहाँ पे, आपने अभी पीछे क्या था, Fe प्लस CuSO4, वहां पे वो प्रोडक्ट में लिखा था FeSO4, वहां पे Fe3 होगा ना। एक मिनट रुक जाओ, Fe3SO4 यस यस, नहीं शायद, Fe3SO4, एक मिनट रुक जाओ, अगर आप सही है तो, अच्छा यस सर यही वाला। हाँ ये होगा यहाँ पे, ये Fe जो है मैंने ऐसे ही लिख दिया था वैसे रिएक्शन के लिए, ये ऐसे होगा Fe2 और SO4 पे 3 होगा, इस पे होल्टॉय, मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो अभी आगे चल के ये समझाना है, Fe3SO4 ये होगा, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे ही होगा, Fe3SO4 का होल्टॉइज नहीं वैसे ये यही बनेगा। ठीक है, ये सही है बिल्कुल, कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि Fe के पास +2 थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, SO4 के पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती। ऑक्सीडेशन स्टेट पता आपको, नहीं पता? ठीक है, तो इसे चेक करिएगा आप अपने हिसाब से, ये सही है बिल्कुल FeSO4। ठीक है, ओके सर। तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के ऊपर। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या था, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम के ऐसे मतलब स्टोन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं सोडियम छोटे छोटे, अगर उसको वाटर में डाल दिया जाए, ठीक है, उसको वाटर में डाल दिया जाए तो क्या आता है, बबल आता है और वहां से एक आवाज आती है, पॉप साउंड जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है 11th एंट्रेंस के लिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। एक वहां पे अभी हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लेड नाइट्रेट का रिएक्शन होता है, जहां पे NO2 गैस निकलती है, याद है किसी को, एनसीईआरटी में ही है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वहां पे NO2 गैस निकलती है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो NO2 गैस किस कलर की होती है। ठीक है, तो ब्राउन इन कलर होती है। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइन। ठीक है,
वाटर किसके साथ ऐड कर दिया गया, क्विकलाइम के साथ ऐड कर दिया गया, तो वहां पे जो वेसल है, जो क्विकलाइम चूना होता है, ठीक है, चूने को क्विकलाइम बोला जाता है, टू बिकम वार्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हीट, वहां पे क्या हुआ, हीट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इस रिएक्शन को भी दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी आगे चलेंगे इस टॉपिक पर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं तो टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और कभी कभी हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं तो टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। These are two characteristics shows because of the evolution of heat, ठीक है, और यही शो करता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। When water is added to the quicklime, अगर हम लोग चूने में जो है पानी मिला दें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। और अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो कोल्ड हो जाएगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक। ठीक है। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे पास, ये की चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ हीट और ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब या फिर बॉटम ऑफ द ग्लास या फिर जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कोई चीज जम जाए, ठीक है, उसे प्रेसिपिटेट बोलते, और उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते। जो चीज अगर जैसे कि कोई रिएक्शन, जैसे सपोज आप लोगों ने करी होगी, ठीक है, यही वाली है, यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराया, NaCl के साथ कराया, तो वहां पे क्या बन जाता है, AgCl बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और साथ में क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो वो प्रेसिपिटेशन किसका होगा, सिल्वर क्लोराइड का होगा, AgCl का प्रेसिपिटेशन बन जाता है वो टेस्ट ट्यूब के नीचे। तो उस रिएक्शन, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जम जाता है, और उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन इन केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, हीट एक्चुअली में है क्या, हीट एक्चुअली में एनर्जी है। अभी आप लोगों ने क्लास 10th के ही इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, जहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट टॉपिक था हीट, है ना। तो वो वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हीट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होने को या फिर चेंज होने में जो एनर्जी जा रही है, जो लॉस हो रही है, वो किस फॉर्म में निकल रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑल द रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब्ड, वो रिएक्शन, एंडो मतलब कि, ठीक है, कि जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है, द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी सिस्टम को दी जा रही है। सपोज कि एनर्जी क्या करी जा रही है, सिस्टम को दी जा रही है ताकि वो केमिकल रिएक्शन करा सके, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा होगा, एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि एनर्जी सिस्टम को देते हैं किस तरीके से, सराउंडिंग से। समझ में आ गई बात आप लोगों को, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। हाँ, कि क्या है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, और एक्सोथर्मिक जहां पे हीट इवॉल्व हो रही है, हाँ, रिलीज हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व होना मतलब रिलीज हो रही है, ठीक है। एग्जांपल, अब देखो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आप लोगों को पता नहीं पता। यस सर। हाँ, क्या होता है बताइए। Plants make their own food in the process of photosynthesis by using the chlorophyll in the presence of sunlight. अरे मैं पूछना चाह रहा था कि वो रिएक्शंस जो होती है वो क्या होती है।
ठीक है। CO2 plus H2O equals to C6H12O6 plus H2O. हाँ वो तो ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ऐसा कुछ रिएक्शन होती है CCO2 plus 12H2O. 12 किस, हाँ 12 H2O, साथ में क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना C6H12O6 और साथ में रिलीज हुई 6 ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो पेड़ से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो देख लो इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और एक बात और बता दे रहा हूं मैं आपको, ये वाली बात कि C11H22O11 ये क्या होता है, ये शुगर होता है। ठीक है, शुगर। ठीक है, तो photosynthesis is an example of exothermic reaction. In the process of photosynthesis, plant is utilizing the energy of the sun. Plant heat कहाँ से ले रहा है, सन से ले रहा है ना, सन से। क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे दूसरी रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन खुद में एक रिएक्शन है, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बात है। Yes sir. तो ये वाली रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी जाएगी कि कैल्शियम कार्बोनेट किस में डिकम्पोज हो रहा है, क्विकलाइम में। इसी को ही क्विकलाइम बोला जाता है, जो ये दिख रहा है ना, ये इसी को ही क्विकलाइम बोला जाता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि क्विकलाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम क्या होता है। ठीक है, और लाइम वाटर क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो हीट की, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, सराउंडिंग से आती है। ठीक है, in this process energy is used to break the bond between the carbon and oxygen which are present in the calcium carbonate. ठीक है, चलिए अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें हम लोग। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व। सीधी बात है कि जहां पे हीट इवॉल्व हो रही है, लेकिन ये हीट इवॉल्व हो रही है तो वो चलो अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया आपके लिए कि which of the following is a characteristic of exothermic reaction। फर्स्ट था heat is evolved, सेकंड था energy is given out from system to surrounding। ठीक है, और सी था both of these। तो आंसर क्या होगा, both of these होगा। सिर्फ आप ये टिक करके नहीं आएंगे कि heat is evolved। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, एक बार दोबारा बता दें। सर दोबारा एक बार बता दीजिए। दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। वैसे आपको क्लास के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की एक वो देंगे। ठीक है, PDF सीरीज। हाँ, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इस वजह से राइटिंग ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ए हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, बी
heat is given to the system from the surrounding, ठीक है, C both of these, ठीक है, D none of these। बताइए। बताइए। ऑप्शन सी। बोथ ऑफ जी। बोथ ऑफ दीज, सबका आंसर बोथ ऑफ दीज है कि कोई आंसर चेंज करेगा? एक बार आंसर लिख दो सब जल्दी जल्दी अपने उसमें बॉक्स, इसमें मैसेज में। ठीक है, ताहिरा फिरदौस सी, रेहाना फजल सी, जल्दी जल्दी सब लिख दिए एक बार। अफनान जिया सी, ठीक है, सी। देखा, बस यहीं पे आप लोग चले गए। ठीक है, ठीक है सब, हाँ ठीक है, ये जो है फातिमा साजिद, इनका आंसर सही है। ठीक है ना? ठीक है, तो बस ये वाला काम नहीं करना है जो आप लोगों ने किया अभी, कि तुरंत आप मतलब तो पहले बोला था ना हाँ ठीक है, मैंने बोला था, अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो अलग है ना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी भी क्वेश्चन देख करके ना ये नहीं है कि एक्साइटेड हो जाना है, हमेशा अपने लेवल पे रहना है कि हाँ हमें सुकून से करना है। सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि इंसान पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ा और टिक मार दिया बोथ ऑफ दीज देख के। तो आपको अपने एक्साइटेशन लेवल पे नहीं जाना है, आपको अपने मतलब एक स्टेबल रहना है। ये नहीं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने किया तो दूसरा वाला गलत कर दिया। ऐसा अक्सर होता है कि 4-5 सही हो जाते हैं तो इंसान अचानक से वो हो जाता है, हम उससे सारे बन रहे हैं, और फिर 2-3 गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये सब ये बात कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल बात है, अप्लाई हो चुकी है हम पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है ए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हीट इज गिवन टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, ये क्या बात है, ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जांपल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि द सोडियम एंड क्लोरीन आर मिक्स टुगेदर टू यील्ड अ टेबल सॉल्ट। अच्छा, जो टेबल सॉल्ट होता है वो क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है असलियत में, वो Na और Cl का जो होता है, ये NaCl होता है, उसी रिएक्ट को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो एक्सो अच्छा एक बात और कि ऐसे भी रिएक्शन लिखकर आ सकती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन लिखी होगी, जो यहाँ पे लिखा होगा ना, कि अगर जो एटीपी दी है, जो सनलाइट दी है, जो एनर्जी दी है, वो कहाँ पे लिखी होगी, रिएक्टेंट के साइड पे लिखी होगी। कहाँ पे लिखी होगी, कहाँ पे लिखी, रिएक्टेंट के साइड में लिखी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना आप लोग, कि मतलब कि अगर मैंने कुछ मैंने जो रिएक्शन कराया, जो ये वाली रिएक्शन कराई 6CO2 + 12H2O, इसमें अगर सपोज ये सही वैल्यू नहीं है, 38 किलो जूल एनर्जी लगी, तो वो रिएक्टेंट के साइड में लगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई टू द सिस्टम, एनर्जी दी गई सिस्टम को, एब्जॉर्ब हुई, तो ये क्या हुआ, रिएक्टेंट के साइड हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे इस वाले कंडीशन में जो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, इस वजह से कहां लिखी जाएगी, प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी सर। तो केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन अब हमारे पास आता है कि केमिकल इक्वेशन इन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को, जो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी कि हाइड्रोजन वाटर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और उसको एक छोटे वर्ड में, एक स्केलेटन इक्वेशन में, एक वर्ड पॉइंट में अगर मैं लिख दूं, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग अब्रीविएशंस यूज करते हैं, मतलब जो सिंबल्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं बात कर लूं कि जैसे कि मैग्नीशियम था मेरे पास, कि ये था मैग्नीशियम था मेरे पास, और मैग्नीशियम और O2 का रिएक्शन हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ये क्या है, एक तरीके का ये केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसको रिटन फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, Yes. यस सर। हाँ, तो
तो वर्ड इक्वेशन क्या हो गई? वर्ड इक्वेशन आर डिस्क्राइब टू रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म और इन द लिटरली फॉर्म। ठीक है, प्लस साइन मीन रिएक्ट विथ, जो प्लस साइन है वो क्या शो कर रहा होगा? रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो रही है, और मतलब रिएक्ट विथ। ठीक है, समझ में आ गई ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कि जैसे कि Mg और O2, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, और एरो मीन टू प्रोड्यूस, जो एरो है वो क्या है? मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? MgO। ठीक है, ठीक है, चलिए। Yes, sir. Yes. तो स्केलेटन इक्वेशन वगैरह ये होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद, अब आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि MgO2 क्यों नहीं बना? ये आपको बात पता है? वैलेंसी बैलेंस करते आती है, क्लास 9th में पढ़ा रहा होगा आप लोगों ने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद। क्लास 9th की केमिस्ट्री हो गई है? आप पढ़ेंगे? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन की। अभी हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? वो फॉलो करता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऊपर तक की सारी बातें समझ में आ गई है ना? कहीं कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. कहीं कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा तुम। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने अभी बात भी करी थी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किसको फॉलो करता है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। और ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास असलियत में होता क्या है, स्टेट क्या करता है? तो इसका सिंपल सा वो है कि जब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरे टर्म में कहा जाए, हाँ क्या, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो क्या है कि द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने ये करके भी दिखाया था H2O2 प्लस H2O में। ठीक है, ठीक है भैया, सबको समझ में आ Yes, रहा है? sir. ठीक है, तो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ वन इन विच द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं H2 प्लस O2 H2O। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल इन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड, एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों तरफ एटम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो नंबर ऑफ एटम होने चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बराबर है? नो सर, नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो कैसे बराबर होगी? कोई बराबर कर सकता है? सर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे और सर ऑक्सीजन पे 2 हाँ, लगाएंगे, ठीक है, ठीक, हाइड्रोजन आता पे है, 2 सही बात है, सही बात है, आपको आता है, अच्छी बात है। लेकिन शायद हो सकता है बहुत सारों को ना भी आता हो। ठीक है, तो एक बार उनके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं अच्छे से, इसे रफ कर दूं ना? बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो भी है, क्या था हमारे पास? H2O2 साथ में H2। पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, H2O2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो H2 कितने लेफ्ट हैंड साइड में? 2 है। और O2 कितने लेफ्ट हैंड साइड में? 2 है। लेकिन राइट हैंड साइड में कितने हैं? H2 2 हैं। और राइट हैंड साइड में कितने हैं?
ऑक्सीजन जी। कितने रहे? बैलेंस नहीं है। 1 1 है, ठीक है। तो क्रॉस ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए कि क्या बोला किसी ने? सर ये बैलेंस नहीं है, क्या बोला, क्या पहले से? ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। हाँ हाँ, वो तो पता, तभी तो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं भाई, बैलेंस नहीं है वो, ठीक है। तो तो ओ के साथ प्रोडक्ट साइड पे ओ के साथ 2 लगा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगी। ओ के साथ बस 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, बस यही करना है। नो सर, ये गलत है। तो फिर अब सही क्या है बताइए? राइट साइड No, भी sorry. 2 लगे। हाँ, जो 2H2O प्रोडक्ट जो 2H2O जो plus O2 2H2O H2O लेफ्ट एक हैंड साइड पे के साथ 2 लगा के उधर इधर जो है पूरी इक्वेशन एक साइड, एक इंसान बोलिए, बताइए। जो प्रोडक्ट साइड है लेफ्ट हैंड उसमें साइड पे देखिए राइट हैंड साइड में हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन थे, लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन थे और राइट हैंड साइड में 0 ऑक्सीजन थे। तो इसको बराबर कर लिया ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, ठीक है। सर रिएक्टेंट साइड पे भी वो कर दीजिए तो हाइड्रोजन भी तो ठीक है, 2 अब कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हुई, बराबर हो गई, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है? हो गया। अच्छा चलिए दूसरा बताइए कि ये एक बताइए, बैलेंस है नहीं बैलेंस है? बैलेंस है सर ये। ठीक है, ठीक है, बैलेंस है ये, ठीक है। यहाँ भी एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, ये Zn किसका होता है, जिंक का होता है, ठीक है? और ये H2, ये इस एसिड को क्या कहा जाता है, कोई बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसने बोला, HCl नहीं है भाई। किसने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, वो HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आप लोगों को पढ़ने को मिल गई, एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये बात आप लोग पढ़ोगे कि मेटल का रिएक्शन अगर मैं किसी एसिड के साथ करा दूं तो वहां पे क्या मिल जाता है, सॉल्ट तो मिलेगा और वहां पे क्या मिल जाएगा, H2O मिलेगा, H2 मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। और ये H2 जो अगर इसको मतलब कोई बर्न किया जाए तो कैसी आवाज देगा, पॉप साउंड देगा, ठीक है। ये हम लोगों के उसमें रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें है, हाँ, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास Fe, दूसरा हमारे पास है कि Fe साथ में H2O, तो क्या बन गया, Fe3O4 साथ में O, सॉरी ये H2 होगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड बता करके बताइए। ये बैलेंस नहीं है। हाँ वो तो वो पता है, बैलेंस नहीं है, सही बात है। सर Fe के पहले 3 लग जाए। शुरू में ऐसे के पहले 3 लगेगा और जो H2 है उसके पहले ऐसा करिए सब लोग अपना 4 लगेगा। एक मिनट सब लोग अपना अपना आंसर जो है मैसेज कर दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद देख ले रहे हैं। हाँ फैजान बोलिए। सर जो Fe है इसके इधर 3 लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि अपना अपना आंसर एक बार मैसेज कर दीजिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्या है, 3Fe 2H2O और
Fe3Fe 4H2O FeO4 and 4H2O। ठीक है, गुड इमरान, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो काफी लोगों का आंसर सही भी है। 4Fe पे R, ठीक है, लिख दिया आपने। ठीक है, गुफरान आपका आंसर गलत है, ये 2H2O, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो हमारे पास समझा दे रहे हैं, चलिए। ठीक है, तो हमारे पास अभी पहले कितने Fe कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये देख ले रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है, रिएक्टेंट की तरफ 1 है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और प्रोडक्ट की तरफ कितना है हमारे पास, ये 3 है, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करेंगे सबसे पहले हम लोग। बाद में बना सर। हाँ, हाइड्रोजन मैंने बोला। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन को सबसे पहले हम लोग इसे बराबर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो मतलब इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, उस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आयरन को करिए, अगर आयरन को करा जाए तो ये क्या लग जाएगा सर दोनों में, 2 लग जाएगा दोनों में, मतलब सर ये जो है रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो। देखिए कि अभी हम लोगों के पास क्या बराबर नहीं है, आयरन बराबर नहीं है। ठीक है, बता दें, Fe साथ में H2O, ठीक है, Fe3O4 साथ में H2। ठीक है, तो हम लोग पहले आयरन को बराबर कर लें। यस सर। ठीक है, मतलब इधर भी 3 आयरन कर दिया, अब इधर भी 3 आयरन हो गए, इधर भी 3 आयरन हो गए। अब क्या परेशानी है हमारे पास कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बराबर कर दें। ठीक है, ऑक्सीजन को तो बराबर कर दिया, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को बराबर किया तो हमारे पास जो बैलेंस था हाइड्रोजन, उसके साथ क्या हो गया, वो तो अनबैलेंस हो गया ना, मतलब इधर 8 हो गए, उधर 2 रह गए। तो उसको बराबर करने के लिए इधर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस। चलिए, मतलब आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया, बैलेंस करना तो समझ में आ ही गया। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं एक बात और समझाना चाह रहा था कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग मोनो एटॉमिक का कहते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग डाई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक आर दोज एटम विच लिव इन, मतलब जो अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया जो हीलियम हो गया, हमारे पास जो हमारे पास नोबेल गैसेस हो गई। नोबेल गैसेस पता है आप लोगों को, ग्रुप 18, हीलियम एंड आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। ठीक है, ये सब जो हो गए, ये सब क्या है, नोबेल गैसेस है। नोबेल, देखो नोबेल लोग वो लोग होते हैं, मतलब एक अमीर लोग, मतलब जिनकी पास हर नोबेल, देखो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि असलियत में नोबेल गैसेस किसे कहा जाता है, तो नोबेल एलिमेंट किन्हें कहा जाता है, नोबेल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट which have completed electron, मतलब जो लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास, उनका वैलेंस ग्रुप क्या होता है, कंप्लीट होता है। भाई रिएक्शन, लड़ाई झगड़ा तो वही लोग करते हैं ना जो झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा वही लोग करेंगे ना जिनके पास कंप्लीट नहीं है, जो अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरी करना चाह रहे हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जो लोग कंप्लीट है, स्टेबल है, ठीक है, वो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसी में ही बोला गया नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस, इनके पास हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट का कहा जाए जिनके लास्ट मतलब जो शेल है, लास्ट शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है। ये कैसा रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, हमारे पास कार्बन हो गया, हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होता है, इन सब में जो मोनो डायटॉमिक है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन के पास, फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास, ब्रोमीन के पास, आयोडीन के पास। तो इन लोगों को क्या करते हैं, ये लोग एक एक साथी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और किस कंडीशन में रहते हैं, डाई एटॉमिक कंडीशन में रहेंगे। जहां पे 2 एटम दिखाई दे जाए उसे डाई एटॉमिक, जहां पे अकेला एटम वो मोनो एटॉमिक, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, अभी हम लोग ने बैलेंस की एग्जांपल तो पढ़ लिए हैं वैसे, ठीक है। एक बार और देख ले, एक बार ये वाला करवा दिया मैंने, नहीं करवाया, नहीं करवाया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल और है जहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन O2 के साथ हुआ और साथ में बन जाता था MgO, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे बताओ आप लोग कि ऐसी एक रिएक्शन था, Na का रिएक्शन HCl के साथ हुआ और यहाँ तो बन गया, क्या बोलते हैं, NaCl बन गया, हाँ NaCl बन गया, साथ में H2 ऐसा कोई रिएक्शन बताओ। हाँ चलो ठीक है, Mg का रिएक्शन HCl के साथ हुआ और साथ में बन गया MgCl2। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि यहाँ पे तो Na का रिएक्शन HCl के साथ हुआ था तो NaCl मिला था हम लोगों को, मतलब एक Na और एक Cl है, लेकिन यहाँ पे तो भाई एक Na है और एक HCl है, तो MgCl2 क्यों मिल गया मुझको? तो Mg के प्लस 2 होती है चार्ज। हाँ ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि Na का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। तो इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या है, Mg है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 आएगा, ठीक है। और वहीं पे क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप लोग एक बात और इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक आप लोगों को याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों, ठीक है। टिप पर 1 जैसे हम लोग उंगली पे पढ़ते हैं वैसे हम लोगों को याद होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 17 होता है क्लोरीन का तो 287। अब क्या, हाँ 287। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो yes, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो NaCl, तो भाई साहब NaCl क्या किए, NaCl HCl के साथ रिएक्शन करे, कहने लगे तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक बन गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास Mg के पास, मैग्नीशियम के पास क्या था, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक +1 ये, एक +1 ये। तो इन्होंने कहा कि मैं 2 क्लोरीन को अपने साथ रख सकता हूं और ये बन गए MgCl2, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही जिंक की कंडीशन है, वहां पे भी ZnCl2 बनता है, ठीक है। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने, करा दिया ना, ठीक है। फिर मैंने, हाँ अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ये आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक मतलब इस चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो चुका, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का कि जो केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन आर द फॉलोइंग टाइप। हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में हमारे पास 4 टाइप है। और एक बात और याद रखिएगा कि 11 एंट्रेंस हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपकी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? यस। तो से आ रही है समझ में, क्या शुरू से आ रही है समझ में, एनसीईआरटी जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। कौन से स्कूल में आप? DAV CBSE। ओके, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कुछ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़नी है। और सम टिपिकल रिएक्शंस भी हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता दिया, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। और कंबशन रिएक्शंस हो गए बतानी है और रिडॉक्स रिएक्शन बतानी है आप लोगों को, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर कोई है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको क्या समझ में आता है? क्या क्या अगर मैं बोलूं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? देखिए, ऐसी कोई भी चीज, ऐसे ही कोई भी दो सबस्टेंस जो आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट दे दें, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा होता है, दो चीजों से मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या हो गया कि इन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सबस्टेंस, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है कि A प्लस बी मिलकर जाएगा ए बी बन जाएगा, ठीक है, A प्लस बी मिलकर क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लें कि Na हो गया, साथ में रिएक्शन करा दिया Cl2 का, तो क्या बन गया? NaCl बन गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। अभी तक हम लोग यार किससे रिएक्शन करा रहे थे? HCl से करा रहे थे, एसिड से रिएक्शन करा रहे थे, हम लोगों ने अब क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे क्या मिल गया? सॉलिड सोडियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास थी कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, वो वाली रिएक्शन को भी, इसमें भी एक ही सबस्टेंस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हम लोगों ने हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, H2O बना दिया, इसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हम लोगों ने मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, यहाँ पे MgO बना दिया, इसे भी क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, समझ में क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी कभी कोई टर्म आए, तो बस सीधी सीधी बात है कि दो लोग मिलकर के एक नया सबस्टेंस बना रहे होंगे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक नई बात, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन, जब दो लोग मिलकर एक बना रहे होंगे तो कॉम्बिनेशन, लेकिन जब एक सबस्टेंस टूट करके खराब होकर के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और सिंपलर सबस्टेंस बना रहा होगा। देखो, जो AB है ना, वो AB एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, ठीक है, और जो A और B जो नए सबस्टेंस दोनों बने, वो क्या बने? वो सिंपलर सबस्टेंस बने, ठीक है। जो हमने खाना खाया, हमने जो कॉम्प्लेक्स, हमने क्या डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने खाना खाया, खाना क्या था? एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस था, हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में क्या हुआ? ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म, वो एक तरीके का क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सबस्टेंस, या फिर एलिमेंट, या फिर कंपाउंड। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ तुम लोग कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? What do you mean by element and what do you mean by compound and what do you mean by mixture? तीन चीजें हैं, बताओ, एक एक करके बताना, सब ये नहीं कि सब एक साथ बताने लग जाओ। बताइए, कोई भी एक। और कई एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। सही बात है, बहुत सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। हाँ बताइए, और कोई है? सर, जिसमें सेम टाइप के एटम्स हो वो एलिमेंट, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम हो वो कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए, अच्छा, तो मिक्सचर में क्या डिफरेंट टाइप के एटम्स नहीं होते मिक्सचर में? यस सर, होते हैं। तो फिर डाउन नहीं हो पाती। देखिए, एक बात क्या है, एलिमेंट वो चीज होती है, एलिमेंट वो सबस्टेंस होता है। जैसे कि मेरे पास एक आयरन शीट है, मतलब लोहे की चादर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ Fe के एटम्स है ना, कोई अलग एटम तो है नहीं। जैसे मेरे पास 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड में मेरे पास क्या है? 24 कैरेट गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है, तो वो एक तरीके का क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। वो क्या हो गया? मेरे पास एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में एक छोटा सा फर्क होता है बस, कि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एक इस रेशियो में होते हैं कि वो रेशियो हमें पता होता है, कि ये इस रेशियो में मिलाया जाएगा इन दोनों कंपाउंड को,
इन दोनों एलिमेंट को, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन मिक्सचर में दो चीज उठाई और मिला दी, मुझे नहीं पता कि वो क्या बनने वाला है। ठीक है, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जो दो एलिमेंट है डिफरेंट टाइप के, जो दो दो सब्सटेंस है, वो क्या है, हमें नोन रेशियो पता है उसका कि इसका रेशियो ये है। ठीक है। यस सर। हाँ, फिजिकली कंबाइंड टुगेदर वही होता है वो। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। तो हमारे पास क्या है, सॉलिड, हमारे पास एग्जांपल जो है इसका डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने ये वाला रिएक्शन पढ़ लिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसे क्विकलाइन बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है मेरे पास कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड थी, यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हुआ और मरकरी और ऑक्साइड ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में निकल गए। ठीक है, अरे ये गलत लिखा है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म में, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा ये। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन, CO2 का कार्बन और ऑक्साइड। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, सबको क्लियर है। यस। तो देखो, अभी हमारे थोड़ी देर बाद एक नया रिएक्शन आएगा। मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और रिएक्शन बता दे रहा हूँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ही मेटल रिप्लेस करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस यहाँ पे नाम चेंज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है किसी को, बताइए। यस सर। बताइए। हाँ सर ट्रिक याद है सर, मतलब हाँ, लिख सकते हैं। हाँ ट्रिक क्या है बताओ। वही कैटरीना वाला सर, वही याद है। हाँ आप बताइए, आप बोल रही थी, बोलिए। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल में एक सीरीज है जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो उसे याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी बता दूं या फिर आप लोगों को पता है? पता है सर, मतलब बोल नहीं पा रहे, लिख सकते हैं। आपको बता दो सर एक बार बता दें। पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, सोडियम, सही है ना? ठीक है, तो सॉरी सर कैटरीना। ठीक है, पोटेशियम। हाइड्रोजन तक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, एक बार वहां से जाके मिला भी लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके मेटल सॉल्ट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात भी करी थी कि ये वाली, ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है कि Mg, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ था किसके साथ, कॉपर नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और कॉपर बेचारा क्या हो गया, लो रिएक्टिव था, इस वजह से क्या हो गया, अकेला हो गया। इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है कि X एक हाईली रिएक्टिव मेटल था, ये YZ क्या है, YZ लो रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट है। ठीक है, ये एक तरीके क्या बोला जाता है, ये सॉल्ट बोला जाता है लो रिएक्टिव एलिमेंट का। ये लो रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट था, X एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने क्या किया,
इसने क्या किया, Z को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और क्या खुद क्या बन गया, XY बन गया। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब डिस्प्ले देखो क्या क्या हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब चलने वाले हैं। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनसीईआरटी में 8 रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, उसे एक बार पढ़ लेना, या फिर मैं कल इसको वो कर दूंगा ना समझ में आए तो। इसके एग्जांपल्स कह रहे हो, 8 एग्जांपल दिए हुए, ठीक है, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना जब नेक्स्ट क्लास होगी। और कॉम्बिनेशन में तो शायद मैंने सारे बता दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी मैंने बता दिए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में दिया हुआ है वो 2-3 मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, ठीक है। चलो बताइए इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताइए ना सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल बता दें आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लाइव एग्जांपल तो वही था, ठीक है, क्या वही अभी जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे, ये वाला रिएक्शन, ये एक वो था, टेस्ट ट्यूब था, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ था, ब्लूइश इन कलर का वो भरा हुआ था, क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट, CSO4। मैंने इसमें एक आयरन नेल डाल दिया, तो ये कैसा कलर का था, ब्लू कलर का था, अभी ब्लू कलर का था, थोड़ी देर बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया था, FeSO4 बन गया था। किसी को डाउट था FeSO4 वाला, और क्या बन गया था, ग्रीन इन कलर बन गया था, ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, एक हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 इसको हीट किया जाएगा, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है, किसका सिंबल होता है, ये हीट का सिंबल होता है, डेल्टा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, PbO हो गया, साथ में इसमें जो रिलीज होगी वो NO2 होगी, इसको मैं अभी बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन, ये PbO यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2 Pb यहाँ पे, ठीक है, NO2 बराबर करते हैं 2 Pb। देखो लोग एक बार, बैलेंस है ना कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस है नहीं सर। सर, बैलेंस नहीं है कल। क्यों बैलेंस नहीं है, बताओ भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, बैलेंस है ये, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि पहली बात ये तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरी बात ये कि इसमें जो NO2 गैस निकलती है ना, वो जो NO2 गैस रिलीज होगी उसका अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो किस कलर की होती है। तो अभी मैंने बताया भी था बीच में पढ़ाते वक्त कि किस कलर की होती है, ये ब्राउन इन कलर होती है, ठीक है। कोई किसी ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एक एक लाइन, तो हो सकता है उसे मिल गया हो, वरना नहीं मिला होगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग बताने जा रहे हैं, कोई अभी पूछ रहा था लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, कि जो पुराने जमाने में वो आते थे ना, क्या कैमरे आते थे रील जिसमें बनती थी, ठीक है, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की वो बनती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हाँ फोटोग्राफी। उसमें एक रिएक्शन होती थी AgCl और AgBr की। वो जो हमारे पास शीट होती थी पतली सी, वो AgCl इसकी होती थी, AgCl की होती थी, या फिर AgBr की होती थी। इसमें जैसे ही हम लोग उसे क्लिक करते थे, एक एनर्जी रिलीज होती थी, और वो किसमें टूट जाता था, Ag में टूट जाता था और Cl2 में टूट जाता था, ठीक है। और ये वाली पार्ट Ag में टूट जाता था और Br2 में टूट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो AgCl है ना, ये कैसा कलर का था, ये हमारे पास ग्रे कलर का होता था। किस कलर का होता था, ग्रे कलर का होता था। और ये Ag जो है, जब ये डिकम्पोज हो जाता था तो ये Ag व्हाइट इन कलर हो जाता था, ठीक है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती थी वो किस कलर का हो जाता था, ग्रे कलर का, ठीक है। समझ में आ गई बात।
यस सर। हाँ, तो और AGBR वाला पार्ट किसमें यूज होता था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। एग्जाम्पल, किसी बच्चे को कोई डाउट? सर कैसे यूज होता था, मतलब किस तरीके से? अब इतना पढ़ना हो तो फिर वो क्या बोलते हैं, अगर इतना मतलब डिटेलिंग में जाना हो तो फिर गूगल कर लीजिएगा उसको। ठीक है, हम लोगों को भी यही बताया गया है, और मतलब एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे का जरूरी नहीं है। ठीक है, बोला सर आपको पता होगा। नहीं वो अगर आपको पढ़ना होगा तो फिर आप बाद में पूछ लीजिएगा, वैसे फिर बच्चों को टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो द फॉर्म रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये वाली बात। अब दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सबको Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. रिएक्शन? ठीक है, क्या बनेगा? ZnSO4 plus Cu. ठीक है, ठीक है, तो हाँ, और फिर चलो एक और बताता हूँ क्या बनती है। बताइए। PbCl2 plus Cu. क्या कहते हैं PbCl2 को? लेड क्लोराइड। Lead chloride. ठीक है, राइट। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एनसीईआरटी में थे, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने आपसे डिस्कस कर लिया। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्चुअली में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? देखो, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है ना, इंटरचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस का क्या होता है? इंटरचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास AB था, इसका रिएक्शन CD के साथ हुआ, तो ये जो कन्वर्ट होगा वो क्या हो जाएगा? AC बन जाएगा और BD बन जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी BD। ठीक है, समझ में आ गई बात? AB बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। मैं आपको लोगों को एक लाइव एग्जांपल बता दे रहा हूं कि जैसे कि हमारे पास Na2SO4 था। क्या था? Na2SO4, इसे सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ कराया, किसके साथ कराया? BaCl2 के साथ कराया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेरियम BaSO4 plus BaSO4 बन जाएगा और साथ में NaCl बन जाएगा। NaCl। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि BaSO4 जो बन रहा है ये प्रेसिपिटेट है एक, तो इसे और क्या बोलते हैं? इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि ये BaSO4 जो है प्रेसिपिटेट है, तो इस रिएक्शन को और क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? मैंने बताया था, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो नीचे क्या हो जाता है? बैठ जाता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ, बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है? बताइए। ठीक है, और ये बेरियम सल्फेट का कलर जो होगा वो कैसा होगा? व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर हमारे प्रोफेसरानी क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हुआ क्या एक्चुअली में कि Na2SO4 जब टूटा ना, तो ये तो Na प्लस के 2 बन गए और साथ में SO4-2 बन गया। ठीक है, जब BaCl2 टूटा मेरे पास, तो आयन के फॉर्म में ये बन गया Ba+2 और ये बन गया Cl-2Cl-। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन जिनकी वैलेंसी 1-1 थी,
जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थे वो बन गए मेरे पास NaCl2, ठीक है, 2NaCl, इसको मैंने बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, कोई तो कुछ बोलो, समझ में आ गई बात? Yes. यस सर आ गई। हाँ, तो इतनी और जब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आपस में 2 थी, वो क्या बन गए, वो BaSO4 बन गए, ठीक है। यस Yes, sir. इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. BaSO4 क्या था? BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा था। क्या बना रहा था? अच्छा, इसे लिख भी लेना यार, तो लोगों को याद रहेगा, ठीक है, वरना पता चला भूल जाओ। व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा था, इसी वजह से इस रिएक्शन को और क्या बोला जा रहा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जा रहा था, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो डबल डिस्प्ले ये हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल ये है कि NaCl और AgNO3 में क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, एक बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं जो Cl माइनस है, जो SO4 माइनस है, ये एनाइन है कैटाइन है? एनाइन है, ठीक है। इस बात में भी कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि जो हमारे पास जो ये होता है, हमारे पास जो कैटाइन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनाइन होता है वो नेगेटिव होता है। कैटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग साफ साफ सीधी सीधे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, कैटाइन पॉजिटिव होता है, एनाइन नेगेटिव होता है। अगर किसी ने अचानक से पूछ लिया तो सब गायब हो जाएगा। और अगर ऊपर से एक बात और पूछ ली कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, तब तो फिर खत्म है, ठीक है। एनोड, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, एनोड क्या, कैथोड क्या होता है, कैथोड नेगेटिव, पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव, देखा, ठीक है। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। और एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को बोला जाता है। ये सारी बातें क्लियर, मतलब देखिए, पहली बात तो ये कि कभी भी कोई डाउट आए बैठे बैठे, ठीक है, तो उसको उसी वक्त, मतलब ये नहीं कि कुछ और सोचने लगे, उसी वक्त क्लियर करनी चाहिए, वरना फिर वो डाउट नहीं रह जाता, फिर वो मतलब आप बाद में पढ़ भी लोगे तो फिर वो कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको उसी वक्त क्लियर करना होता है। तो कैटाइन और एनाइन मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को वो दे देते हैं कि आप लोगों की क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जिसमें अबाउट 10 क्वेश्चन होंगे, जितना भी अब तक हम लोगों ने पढ़ाया है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी बताओ, किसी को कोई डाउट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, किसी को कोई किसी तरीके का भी? सर रिएक्शन याद किससे रखे भूल जाते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई चीज याद नहीं रहती हमें, ठीक है ना, कोई भी चीज याद नहीं रहती। जब आप डेली एनसीईआरटी खोलने की एक आदत डाल दीजिए, डेली एनसीईआरटी खोलने की आदत डालेंगे, आप पढ़िए मत उसे, आप केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खोलिए और मतलब पेज पलट के देखते रहे। तो अगर आप 4-5 दिन तक ऐसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप 4-5 दिन करके देख लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके पीछे उसमें दिमाग में एक फ्लो चार्ट बना के चलना है, ठीक है। फ्लो चार्ट पता है ना किसे कहते हैं? हाँ, तो फ्लो चार्ट माइंड मैप नहीं, हाँ, फ्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है कि अगर ये एक चीज था, इस एक चीज से 2 चीज निकली, फिर इस 2 चीज से 3 चीज निकली, तो उस वाली बात को फ्लो चार्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो माइंड में हमेशा एक बैकग्राउंड में, एक पढ़ाई के वक्त पढ़ने से पहले फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। किसी चैप्टर के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट नहीं बनेगा तो आप कितना भी वो चैप्टर पढ़ लोगे, अगर आपने किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट बनाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो थोड़ी देर में हम लोग आपको क्वेश्चन भेज देते हैं, मतलब 10 और 20 मिनट्स में, फिर उसे करके आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मतलब